हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था आपने, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आगे के बारे में ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज के बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले से। तो आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। देखो, ऊर्जा संसाधन के बारे में आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। शायद आपको पता हो कि क्लास 12th में अलग दे रखा है, 10th क्लास में अलग दे रखा है कि जो जीवाश्म कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकार के खनिज होते हैं। कार्बनिक खनिज वो होते हैं जो जीवाश्म खनिज कह सकते हैं या ऊर्जा संसाधन कह सकते हैं। अकार्बनिक वो होते हैं जो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज सबसे पहले ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? वे खनिज जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, शक्ति या ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक गैर परंपरागत स्रोत होते हैं जो अभी चल रहे हैं। परंपरागत जो पहले से चल रहे हैं जिसे हम कार्बनिक खनिज कह सकते हैं इसके अंतर्गत। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे परिभाषा पूरी है, वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ध्यान रखना, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन इनके आपको उदाहरण याद रखने हैं। जैसे इसके सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन की याद करेंगे। तो जंगल से आने वाली लकड़ी, जलावन, उपले जो गोबर से बनते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इसके अलावा प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत हम बात करते हैं गैर परंपरागत, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। हम सबसे पहले इसके अंतर्गत एक नंबर पढ़ेंगे, परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले देखो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में। देखो, परंपरागत ऊर्जा संसाधन के एक एक डिटेल जितने हमने लिख रखे हैं उनके बारे में, सारा के बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जलावन व उपले, इनको याद रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। जलावन व उपले, देखो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, मुख्यतः मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, वहां पर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर, लगभग मैं कह सकता हूँ 70% के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा के ईंधन के रूप में उपले व जलावन का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में तो गैस की व्यवस्था हो गई, तो अलग बात है ये ध्यान रखना। तो जलावन वो उपले में आप लिख सकते हो, लिखो तो, नहीं तो रहने देना। या लिख सकते हो कि ग्रामीण घरों के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा का जो स्रोत होता है 70% के लगभग, वो किससे प्राप्त होता है? ऊर्जा व उपले से प्राप्त होता है। ध्यान रखना। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे कोयला। सबसे पहले हम कोयले की बात करेंगे।
देखो कोयला ये सब निकलते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले कोयले की बात करते हैं। ये कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ध्यान रखना ये एक कार्बनिक खनिज है। कैसे खनिज है? ये कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक खनिज, ध्यान रखना। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये सारे प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, ये सारे कैसे कार्बनिक खनिज है। इनसे इनको जीवाश्म खनिज भी कहते हैं, ध्यान रखना। जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं इनको, ध्यान रखना। ये मुख्यतः कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो याद रखना ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अरे इनको बनने में लाखों, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ध्यान रखना। ताप और दाब की वजह से ये सारे बनते हैं, ध्यान रखना। हम सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले के बारे में। कोयला ये भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला ईंधन है। कोयला भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला ईंधन है। उपयोग, आपको इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग का मुख्य रूप से ध्यान रखना ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों, विद्युत का उत्पादन है ना, इसके अलावा उद्योगों और घरेलू जो अपने हैं जरूरत को, घरेलू जरूरत की पूर्ति के लिए, जरूरत की पूर्ति के लिए ऊर्जा, घरेलू जरूरत की पूर्ति के लिए ऊर्जा का उत्पादन इससे किया जाता है, कोयले से। कोयला देखो जितनी भी हमारी भारत की जितनी भी ऊर्जा जो विद्युत है उसका लगभग 60 से लेकर 65% हम कह सकते हैं कि इससे पूर्ति होती है। किससे? कोयले के माध्यम से होती है, ध्यान रखना। अब देखो कोयला के संपीड़न की मात्रा, इसके अलावा गहराई और समय के अनुसार कोयले के अनेक रूप होते हैं, ध्यान रखना। किसके आधार पर? संपीड़न की मात्रा, संपीड़न की मात्रा, ध्यान रखना किसके अनुसार? संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार, समय के अनुसार संपीड़न की मात्रा याद रखना, गहराई और समय के अनुसार कोयले के अनेक रूप है। कोयले के अनेक रूप है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर बात करते हैं इसके अंतर्गत पीट कोयला, याद रखना। कितने प्रकार होते हैं? याद रखना इनके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। एक तो पीट होता है, सबसे घटिया किस्म का होता है, सबसे पहले इसी का निर्माण होता है, ध्यान रखना। दूसरा लिग्नाइट, गुणवत्ता के आधार बता रहा हूं, सबसे कम गुणवत्ता इसकी होती है। उसके बाद में बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, 4 प्रकार। सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, यार। पीट ध्यान रखना दलदलों में से, ध्यान रखना दलदली क्षेत्र में उसमें क्षय और इसके अलावा पादपों से पीट उत्पन्न होता है। ध्यान रखना पादपों से पीट उत्पन्न होता है।
ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से लेकर 55% तक होती है। ये ध्यान रखना, इसका रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। इतनी बातें याद रखोगे तो आप बस बहुत है। ये ध्यान रखना। अगला कोयला है, इसके अंतर्गत लिग्नाइट। कोयले का देखो, लिग्नाइट कोयले की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में याद रखना कि ये कोयला ना निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है। ये निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है। ये निम्न श्रेणी का कैसा होता है? भूरा कोयला होता है, ध्यान रखना। ये मुलायम होने के साथ इसमें ये मुलायम होने के साथ ध्यान रखना, ये मुलायम होने के साथ इसमें अधिक नमी युक्त होता है। ये अधिक नमी युक्त होता है, ध्यान रखना। देखो, ये बात याद रहे या ना रहे, एक इतनी सी बात याद रखना ना, ये बुरा होता है। इसके अलावा नोट लगाकर एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? इसके भारत में सर्वाधिक भंडार, इसके भारत में सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के नेवली में, क्या रखना, तमिलनाडु के नेवली में या नेवेली में, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना, नेवेली में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है कहाँ? अभी मैं बता देता हूं, यहां देखना। अगर भारत के मैप की बात करें तो ये भारत का दक्षिणी मैप है। यहां पर ये लोकेशन याद रखना आपको, नेवेली, ये याद रखना आपको। ये हो गया। अगले कोयले की बात कर रहे हैं, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला किसे कहते हैं? गहराई में दबे होना, ध्यान रखना। बिटुमिनस कोयला किसे कहते हैं? गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ध्यान रखना। अत्यधिक गहराई में दबे होना तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। उपयोग लोहे के प्रगलन में, यानी लोहे के पिघलाने में, वह ध्यान रखना, लोहे के पिघलाने में, वह धातु शोधन में, ये इसका उपयोग याद रखना। अगला जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट।
याद रखना इसकी तो एक लाइन याद रखना, ये सबसे कठोर कोयला होता है। सबसे अच्छा वह सबसे कठोर कोयला होता है। ये बातें याद रखनी है इसके बारे में। कौन से किसके बारे में? एंथ्रासाइट। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पूछे तो पीट कोयला होता है। सबसे पहले बनने वाला कोयला पूछे तो भी कौन सा होता है? पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। और सबसे बाद में बनने वाला कोयला भी कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। कोयले में ये याद रखना, नेवेली जो तमिलनाडु के अंतर्गत है। भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिग्नाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? नेवेली के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे भारत में कोयले का वितरण। देखो भारत में कोयले का वितरण, हेडिंग लगाना है भारत में कोयले का वितरण, कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कोयला और किस किस श्रेणी का कोयला पाया जाता है। तो मैंने कहा गोंडवाना श्रेणी का और टर्सरी युगीन कोयला भारत में पाया जाता है। भारत में 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के, भारत में 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के, याद करना भारत में दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल में चट्टान सेल में या सेलों में पाया जाता है। भारत में 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेलों में पाया जाता है कोयला। ध्यान रखना कौन कौन सी है। एक तो है गोंडवाना, ध्यान रखना गोंडवाना क्रम की शेल। दूसरी है टर्शियरी क्रम की सेल। इन दोनों सेलों में पाया जाता है। ध्यान में सबसे प्राचीन है गोंडवाना श्रेणी की। ये लगभग 200 लाख वर्ष पुरानी सेल है। कितने? 200 लाख वर्ष पुरानी। ध्यान रखना ये लगभग 55 लाख वर्ष, कितने? ये लगभग कितने? 55 लाख वर्ष पुरानी है। ध्यान रखना दोनों सेल हैं। अब बात करें हम तो सबसे पहले गोंडवाना श्रेणी की बात करें तो गोंडवाना श्रेणी के अंतर्गत कोयला, ध्यान रखना इसके प्रमुख क्षेत्र है गोंडवाना श्रेणी के, तो यहीं पर लिख देता हूं। ध्यान रखना गोंडवाना श्रेणी के प्रमुख क्षेत्र है जरिया, दामोदर नदी घाटी। एक तो जरिया झारखंड में, दामोदर नदी घाटी। इसके अलावा ध्यान रखना रानीगंज हो जाएगा, बोकारो रानीगंज पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड में, ध्यान रखना। और जरिया भी कहां पर है? झारखंड में। झारखंड ये प्रमुख क्षेत्र है इसके, ध्यान रखना जरिया, दामोदर नदी घाटी, रानीगंज, बोकारो में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले खोजा कौन सा गया था? रानीगंज 1774 में खोजा गया था। ध्यान रखना सबसे पहले कोयले के भंडार भारत में रानीगंज और जरिया के अंतर्गत विस्तृत कोयले के भंडार है। इसके अलावा गोदावरी, सोन, वृदा आदि नदी घाटियों में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं।
है, ये याद रखना। अगर हम बात करें टर्शियरी युगीन कोयले की बात करें कि टर्शियरी क्रम की सेलों में जो चट्टानों में पाए जाने वाले कोयले हैं वो मुख्यतः उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे असम, इसके अलावा असम हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देखो इसमें असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये वाले क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में टर्शियरी युगीन कोयला है, टर्शियरी, ध्यान रखना। ये भारत में सबसे कम पाया जाता है, ये भारत में सर्वाधिक, इसके और इसके अलावा इसके जम्मू कश्मीर में भी इसके टर्शियरी युगीन कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ध्यान रखना मुख्य रूप से। ये प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान रखना। अगला इसके अंदर कोयला यहीं खत्म होता है। कोयले के बाद में हम बात करेंगे पेट्रोल के बारे में। अगला है पेट्रोलियम, ये खनिज तेल। कुछ बातें याद रखनी है, एक तो उपयोग याद रखना और भारत में इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले उपयोग, ताप व प्रकाश के ये ईंधन, सबसे पहले उपयोग, उपयोग ध्यान रखना, ताप व प्रकाश के लिए ईंधन लिए ईंधन, ये पहला उपयोग याद रखना। दूसरा याद रखना इसके अंदर धातु शोधन है ना, जितनी भी मशीनों विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल, ध्यान रखना, विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल, किस उद्योगों के लिए, विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल है। और मशीनों के स्नेह, मशीनों के स्नेहक, इसके लिए इसका उपयोग होता है, उपयोग याद रखना। उसके बाद उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखना भारत में प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है असम, गुजरात और मुंबई हाई। ये भारत के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन से, गुजरात है, असम है, गुजरात है और मुंबई हाई के प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान रखना। असम में लगभग 13% उत्पादन किया जाता है इसका, कहां पर, असम के अंतर्गत। अगर हम बात करें गुजरात के अंतर्गत, गुजरात में लगभग 18% और 63% के लगभग कहां किया जाता है, मुंबई हाई और अन्य उत्पादक क्षेत्र भी है इसके, ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले हम बात करें गुजरात की कि गुजरात में इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो गुजरात में एक तो है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्षेत्र। अगर आपको पूछे कि पेट्रोलियम उत्पादन में गुजरात का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना अंकलेश्वर है, सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र में गिना जाता है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें असम की, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र है इसमें, ध्यान रखना। असम में है, इस असम के अंतर्गत देखना, एक तो हो जाएगा डिगबोई, एक नहरकटिया, 2 प्रमुख क्षेत्र। एक तीसरा याद रखना, तीसरा इसके अंदर मोरन है, हुगली जन, ये याद रखना। 3 प्रमुख क्षेत्र ध्यान रखना। सबसे पहले डिगबोई और नरकटिया क्षेत्र के थे, और हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, असम का है। एक ध्यान रखना महाराष्ट्र, मुंबई हाई, मुंबई हाई, ये मुंबई से दूर है। अब इनकी हम लोकेशन की बात करें तो सारे की लोकेशन देखें तो यहां पर है अंकलेश्वर,
ठीक है। और यहाँ पर है हजीरा, इस वाले क्षेत्र में नहर कटी है। यहाँ पर है डिगबोई, ध्यान रखना। इसके अलावा मुंबई हाई, ये मुंबई है, मुंबई से लगभग 160-70 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर मुंबई हाई है, जो अरब सागर में स्थित है। अब तटीय क्षेत्र है प्रमुख, ये प्रमुख पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हो गए। अगला है प्राकृतिक गैस। अगली बात करें प्राकृतिक गैस के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक गैस। देखो, इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, इसके अलावा पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है, ध्यान रखना। किसके रूप में किया जाता है इसका उपयोग? एक तो ऊर्जा के रूप में, दूसरा पेट्रो रसायन उद्योग में। इसके अलावा इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कम उत्सर्जन के कारण, CO2 के कम उत्सर्जन, CO2 के कम उत्सर्जन के कारण CO2 के कम उत्सर्जन के कारण, ध्यान रखना, CO2 के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के लिए अनुकूल माना गया है, यह अनुकूल माना जाता है, ध्यान रखना। इस गैस को, ये याद रखना लाइन, वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है, ध्यान रखना। वर्तमान शताब्दी का इसे क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है।